नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। राजस्थान में एक तरफ सियासी दांव पेच खूब चल रहे हैं और दूसरी तरफ कानूनी लड़ाई जारी है। अब हाईकोर्ट ने कांग्रेस के बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता नोटिस पर कार्रवाई 24 जुलाई तक टालने का आग्रह किया, क्योंकि नोटिस को लेकर जहां सचिन पायलट हाईकोर्ट पहुंचे हैं, वहीं अब राजस्थान के विधानसभा स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष ने नोटिस पर कार्यवाही 24 जुलाई की शाम तक स्थगित रखने का फैसला किया और इसी मसले को लेकर सीपी जोशी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। लेकिन जब स्पीकर के वकील कपिल सिब्बल ने इस मामले की सुनवाई किए जाने की अपील की तो चीफ जस्टिस ने इससे इनकार कर दिया। लेकिन फिर तय हुआ कि सुनवाई कल होगी। आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ? राजस्थान में सियासत फिर गर्मा गई है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी कांग्रेस के 19 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के नोटिस मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, मैंने अपने वकील को सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका देने के लिए कहा कि क्योंकि हम एक संवैधानिक संकट की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा, हम संवैधानिक संकट की ओर बढ़े, इससे पहले हमें ये उचित समझा कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाए। वहीं सीजेआई ने उनकी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। ऐसे में सीपी जोशी ने कहा कि का काम है वो किस तरह से होगा और उसमें किसको अधिकार है, और वेल डिफाइंड करके उसमें कहा कि स्पीकर को इसमें अधिकार है और कोई भी कोर्ट स्पीकर जब तक निर्णय पर नहीं पहुंचे उसके बीच में इंटरवीन नहीं करेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का फैसला है और आज दिन तक 92 से लगाकर आज तक ऐसा कोई एक भी उदाहरण नहीं है जहां किसी कोर्ट ने इस तरह के मामले में कोई निर्णय बदला हो। और यही हमारी संसदीय लोकतंत्र की ताकत है कि लोकसभा और विधानसभा कानून बनाती है, सुप्रीम कोर्ट उसका इंटरप्रिटेशन करती है और सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन करने के बाद जो कानून बनता है उस कानून की मान्यता सबको मान्यता होती है। ये संसदीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। 92 में जिस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने यह फैसला कर दिया कि एंटी डिफेक्शन बिल का कौन फैसला करेगा और कैसे फैसला होगा, उसमें बिल्कुल वेल डिफाइन है कि स्पीकर ही इसका फैसला करेगा। हालांकि बुधवार सुबह जब स्पीकर के वकील कपिल सिब्बल ने इस मामले की सुनवाई किए जाने की अपील की तो चीफ जस्टिस ने इसे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आप इसे रजिस्ट्रार के सामने मेंशन करें, वो ही बताएंगे। चीफ जस्टिस ने कहा, हमारी रजिस्ट्री से पता लगेगा कि यह मामला कब सूचीबद्ध होगा। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए जारी व्हिप का उल्लंघन करने के लिए जोशी ने सचिन पायलट सहित 19 विधायकों को नोटिस जारी किया था। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और कांग्रेस के 18 बागी विधायकों ने अपने खिलाफ अयोग्य नोटिस को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष से कांग्रेस के बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्य नोटिस पर कार्रवाई 24 जुलाई तक टालने का आग्रह किया। इस पर जोशी ने नोटिस पर कार्रवाई 24 जुलाई की शाम तक स्थगित कर रखने का फैसला किया है। विधायकों को नोटिस के बारे में जोशी ने कहा कि इन विधायकों को केवल कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, कोई फैसला नहीं हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस मामले में हाईकोर्ट को जो भी फैसला आया उसका उन्होंने पालन किया है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए जारी व्हिप का उल्लंघन करने के लिए जोशी ने सचिन पायलट सहित 19 विधायकों को नोटिस जारी किया था। पायलट और कांग्रेस के 18 बागी विधायकों ने अपने खिलाफ अयोग्य नोटिसों को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष से कांग्रेस के बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्य नोटिस पर 24 जुलाई तक टालने का आग्रह किया था। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में सियासी उठापटक के बीच ईडी ने बुधवार को 7 करोड़ के फर्टिलाइजर स्कैम मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के घर और फार्म हाउस पर छापेमारी की। ईडी की टीम पीपीई किट पहनकर पहुंची। बता दें कि मुख्यमंत्री ने मंगलवार को परिवार के खिलाफ ईडी की कार्रवाई की आशंका जताई थी। केंद्रीय एजेंसियां राज्य में 9 दिन में गहलोत के करीबियों और रिश्तेदारों पर अब तक 6 बड़ी कार्रवाई कर चुकी हैं। वहीं ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर वार किया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा नीति राजग सरकार पर आरोप लगाया है कि वे केंद्रीय एजेंसियों एवं धन बल का इस्तेमाल करके विपक्ष शासित राज्यों की चुनी हुई सरकारों को गिराने का प्रयास करने के लिए साजिश रच रही है। उन्होंने शहीद दिवस पर अपनी पहली डिजिटल रैली को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बंगाल की चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों और धनबल का इस्तेमाल करके एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। भाजपा देश की तोड़फोड़ करने वाली अब तक की सबसे बड़ी पार्टी है।
वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी ने राजस्थान के जारी सियासी उठापटक को कोरोना काल में मोदी सरकार की उपलब्धि बता दिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि कोरोना काल में सरकार की उपलब्धियां फरवरी में नमस्ते ट्रंप, मार्च में एमपी में सरकार गिराई, अप्रैल में मोमबत्ती जलाई, मई में सरकार की 6वीं सालगिरह, जून में बिहार में वर्चुअल रैली और जुलाई में राजस्थान सरकार गिराने की कोशिश। इसलिए देश कोरोना की लड़ाई में आत्मनिर्भर है। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी हर रोज ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इस तरह कांग्रेस सिर्फ ट्वीट की पार्टी बनकर रह जाएगी, क्योंकि वे जनता के बीच जाकर कुछ नहीं कर रहे हैं। राजस्थान में वर्तमान में राजनीतिक स्थिति तेजी से बदल रही है और ऐसे में विधायकों की वफादारी सबसे अहम है। लेकिन लिफाफे के पीछे की आने वाली फौरी गिनती से पता चलता है कि गहलोत के लिए निश्चित समर्थन देने वाले विधायकों की संख्या खतरनाक ढंग से नीचे गिरी है। अगर बीजेपी और पायलट कांग्रेस के सहयोगियों और निर्दलियों को तोड़ने में सफल रहते हैं या वो खुद ही मुख्यमंत्री से नाता तोड़ने का फैसला करते हैं, तो गहलोत कैंप और बीजेपी समर्थित सचिन पायलट के कैंप के बीच का अंतर 2-3 विधायकों का ही रह सकता है। एक तरफ जहां सियासी दांवपेच और बयानबाजी चल रही है, तो दूसरी ओर कानूनी लड़ाई भी इस मसले पर खूब चल रही है। विधायकों को जारी किए गए नोटिस को लेकर बुधवार सुबह जब स्पीकर के वकील कपिल सिब्बल ने इस मामले की सुनवाई किए जाने की अपील चीफ जस्टिस से की सुप्रीम कोर्ट में जाकर, तो इससे इनकार कर दिया। लेकिन अब देखना होगा कि आगे क्या होगा। न्यूज डेस्क की रिपोर्ट, एनबी न्यूज। और इन्हीं सियासी दावपेचों से जो दावपेच कोर्ट तक पहुंच गए उनको समझने के लिए हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं जगत शर्मा। जगत शर्मा राजस्थान हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं। जगत शर्मा, स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। थैंक यू चंद्रशेखर जी। जगत शर्मा जी, एसएलपी लेके स्पीकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट में उनके वकील कपिल सिब्बल ने अर्ली हियरिंग के लिए कहा, लेकिन मना तो हो गया। लेकिन फिर अब कल सुनवाई हो रही है, जैसा कि जानकारी है। तो कल कोर्ट क्या कहने वाली है और क्यों पहुंचे एसएलपी लेके? वो जो डायरेक्शन शब्द जो उसमें लिखा हुआ है नीचे, रिक्वेस्ट के नीचे, तो वो क्या है, जरा बता दीजिए हमारे दर्शकों को। क्यों पहुंची है राजस्थान सरकार, ये राजस्थान स्पीकर जो विधानसभा के स्पीकर है, क्यों पहुंचे हैं एसएलपी लेके सुप्रीम कोर्ट? जी, कल कोर्ट क्या कहेगी इस पर तो अनुमान नहीं लगाया जा सकता सर जी। लेकिन जो स्पीकर पहुंचे हैं, तो स्पीकर अपने आप में एक संवैधानिक संस्था है और कॉन्स्टिट्यूशन ने हर संवैधानिक संस्था का रोल जो है वो वेल डिफाइन कर रखा है। जब मामले आए हैं संविधान के अलावा भी सुप्रीम कोर्ट के सामने और वेरियस हाई कोर्ट के सामने, तब डिफरेंट कोर्ट्स ने भी जो है स्पीकर का जो डोमेन है वो वेल डिफाइन कर दिया है अपने अपने जजमेंट में। किस हद तक स्पीकर को पावर है, उस पावर का इस्तेमाल करते हुए स्पीकर ने एक नोटिस जारी किया, शो कॉज नोटिस, जो पायलट गुट के एमएलए हैं उनको। उस नोटिस का जवाब देने के बजाय पायलट गुट के जो विधायक हैं उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया और हाईकोर्ट ने उस मामले में सुनवाई करके 2 बार जब सुनवाई हुई तब तो स्पीकर से एक रिक्वेस्ट की गई कि आप जब तक ये सुनवाई कंक्लूड नहीं हो जाती है तब तक आप अपने नोटिस पर कोई कार्यवाही नहीं करें। वो रिक्वेस्ट मानते हुए, प्रोप्राइटी मानते हुए, शिष्टाचार मानते हुए स्पीकर ने हाईकोर्ट को भरोसा दिला दिया कि ठीक है साहब, हम नहीं करेंगे कार्रवाई इस पर अभी। लेकिन जब ये फाइनल हियरिंग जो है कंक्लूड हुई और जजमेंट रिजर्व रखा गया, तो इसमें इंटरिम जो ऑर्डर था फाइनल ऑर्डर से पहले का, जिसमें ये बताया गया कि 24 तारीख को ऑर्डर प्रोनाउंस किया जाएगा, उसमें शुरू में जो कंक्लूडिंग पैरा है उसमें ये लिखा गया कि वी रिक्वेस्ट द ऑनरेबल स्पीकर टू एक्सटेंड द टाइम लिमिट गिवन टू दीज एमएलए टू रिप्लाई द नोटिसेस, और फिर लास्ट में लिख दिया एंड वी डायरेक्ट अकॉर्डिंगली। मतलब रिक्वेस्ट भी करते हैं और डायरेक्शन भी देते हैं। इस बात से व्यथित है स्पीकर जो है। तो फिर विधानसभा के स्पीकर का तो अस्तित्व इसको लेके खतरे में आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, स्पीकर जो गए हैं वो मेरिट्स के बेस पे नहीं गए, क्या क्या इसकी मेरिट्स हैं। स्पीकर का जो कंसर्न है वो यही है कि मैंने एक शो कॉज नोटिस जारी किया, मैं ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट के पहले के निर्देशों का अपने आप पालन करता आ रहा हूँ। क्योंकि मामला सब जुडिस है, इसलिए मैंने आगे होकर उस पर कोई कार्रवाई नहीं करने का भरोसा राजस्थान हाईकोर्ट को दे दिया। लेकिन ये जो लास्ट में डायरेक्शन शब्द यूज किया गया है,
ये तो एक तरीके से मेरे लिए ऑर्डर हो गया, तो मेरे संवैधानिक जो क्षेत्राधिकार है मेरा, उसमें अतिक्रमण कर दिया ये। इसके अगेंस्ट स्पीकर जो है सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। लेकिन जगत शर्मा जी, जो याचिका लगाई गई है राजस्थान हाई कोर्ट में, उसमें 10th शेड्यूल को भी थोड़ा ढीला करने की बात कही गई है। और अगर उसको ढीला यानी कि खत्म ही करने की बात हो जाएगी फिर, और अगर खत्म वो हो जाता है तो फिर कहाँ किसी को कोई रोकने वाला है? फिर तो महाराष्ट्र से लेके मणिपुर तक कहीं भी जाओ, कहीं भी आओ, सरकार गिराओ, सरकार बनाओ, फिर क्या है? जी, ये एक बड़ा विषय है सर, इस पर कम ध्यान दे रहे हैं लोग बाग। 2 प्रेयर किए हैं सचिन पायलट गुट ने, यही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। जी हाँ, एक तो जो उनको नोटिस दिए गए हैं वो नोटिस गलत है, गलत प्रक्रिया अपनाते हुए दिए गए हैं, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया और उनको रद्द किया जाए। ये तो समझ में आती है कि उन विधायकों को, चलो ये लगता है कि स्पीकर को हम जवाब नहीं देंगे या जवाब देंगे तो स्पीकर बायस माने जाएंगे, पॉलिटिकली उनका एफिलेशन है, ये चीजें आती हैं और वो कोर्ट के समक्ष जाते हैं, उनकी प्रेयर समझ में आती है, वो अपने आप को बचाने के लिए कोर्ट के सामने जाते हैं। लेकिन ये जो 10th शेड्यूल के प्रोविजन को पैरा 2(1)(a) को जो चैलेंज किया है, ये समझ से बाहर की बात है। 10th शेड्यूल का पूरा मकसद जो है वो ये जो विधायकों की अदला बदली है, दल बदली है, और दल बदलने के कई कारण होते हैं। इसके पीछे कहा यह जाता है कि विचारधारा या दल सही तरीके से काम नहीं कर रहा, लेकिन हम जानते हैं इसके पीछे कई तरह के प्रलोभन है, कोई दबाव हो सकता है और भी कई कारण हो सकते हैं। उन कारणों से एक कोई कैंडिडेट पार्टी के जिस सिंबल पर जीत कर आता है, लोग उसे वोट करते हैं। खासतौर पर एमएलए और एमपी के इलेक्शन में निशान पर लोग वोट करते हैं, आदमी की इंडिविजुअल जो छवि होती है उस पर कम वोट मिलते हैं। बिल्कुल, जो कमिटेड जो वोटर होता है वो पार्टी का होता है, जो फ्लैक्चुएट वोट होता है वो इधर उधर होता है कि कहाँ व्यक्ति के आधार पर वोट पड़ना है, वो व्यक्ति के आधार पर वोट पड़ना है, वो एक अलग बात है। वो फ्लक्चुएटेड वोट भी पार्टी के आधार पर ही पड़ते हैं, व्यक्ति के खुद के वोट बहुत कम होते हैं इतने बड़े इलेक्शन में। कोई पार्षद हो मोहल्ले का, जहाँ 10-20 हजार वोट हो, वो एक अलग बात है। जब पार्टी के सिंबल पर लोग जीत के आते हैं और वो तो जगत शर्मा जी ज्वाइन कर लेते हैं, जगत शर्मा जी धोखा है उन वोटर्स के साथ, जगत शर्मा जी उन्हें चुन के भेजा है। जगत शर्मा जी मेरी आवाज के लिए, जगत शर्मा जी, ये जो 2 याचिका लगाई गई हैं, याचिका एक ही है, एक ही याचिका में 2 प्रेयर की गई, 2 प्रेयर हैं। एक प्रेयर है 10th शेड्यूल को हल्का किया जाए, उसमें छूट प्रदान की जाए, और दूसरी याचिका है कि उनका जो डिस्क्वालिफिकेशन है उनको रोका जाए, जो नोटिस है उसको खारिज किया जाए। जी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब 10th शेड्यूल को उसमें जो एक उन्होंने जो छूट मांगी है अगर वो दे दी गई तो फिर कपड़ों की तरह पार्टियां बदली जाएंगी, सरकारें कपड़ों की तरह गिराई जाएगी, बदली जाएगी। वो हल्का करने की और उस तरह की छूट नहीं है। 10th शेड्यूल का प्रोविजन 2(1)(a) जो है वो ये कहता है कि किसी सदन का कोई सदस्य अगर अपने राजनीतिक दल की सदस्यता का स्वेच्छा से त्याग कर देता है तो उसे उस सदन का सदस्य रहने के अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अब त्याग करने का मतलब जो है वो डिफरेंट जजमेंट से तय हो गया है कि त्याग करने का मतलब नहीं है कि आप फॉर्मली रेजिग्नेशन दें। एक सदस्य अपनी पार्टी का सदस्य रहते हुए भी ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकता है जो दूसरे राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाती है और उसकी खुद की अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचाती है। तो अब जो एसएलपी लेके गए हैं, एसएलपी मान लीजिए कल सुनवाई होनी है उस पे, तो एक दिन में क्या तूफान खड़ा होने वाला है 23 और 24 में, ये थोड़ा मुझे पता चल जाए, हम जानना चाहते हैं। ये नहीं, तूफान की बात नहीं है साहब। तूफान तो जब से 16 तारीख से पहली बार राजस्थान हाई कोर्ट में ये मामला आया तब से भी नहीं खड़ा हो रहा था। बात मैंने कहा ना, जब कल राजस्थान हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर रिजर्व रखते हुए अपने कल के ऑर्डर में ये डायरेक्शन वर्ड जो काम में लिया है स्पीकर को, उससे दिक्कत है। स्पीकर का ये कहना है कि ये सीधा सीधा मेरे क्षेत्राधिकार में अतिक्रमण है। तो सर इतने दिन से भी तो अतिक्रमण ही हो रहा है, इतने दिन से क्या हो रहा है? नहीं, इतने दिन से 2 बातें हैं। इतने दिन से विधायकों ने पिटीशन लगाई, विधायकों को पिटीशन लगाने का अधिकार है, कोर्ट उस पर सुन रहा था, कोर्ट ने कोई वर्डिक्ट नहीं दिया था। जो 2 बार
टाइम भी एक्सटेंड किया गया, वो कोर्ट ने रिक्वेस्ट की थी, वो एक प्रॉपर्टी के हिसाब से स्पीकर ने मान ली, वहां तक बात सही है। तो मैं आपसे कोई रिक्वेस्ट करूं, उसे आप मानो नहीं मानो ये आपके ऊपर है। आपने मान लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं जो मामला मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं है वो आपसे करवाऊं तो उस पर तो आपको तकलीफ होगी। बिल्कुल होगी। स्पीकर की तकलीफ ये है जी। तो ये अभी देखना होगा सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा। जगत शर्मा जी, आपका एएनबी न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इस समय पल्लव शर्मा जुड़े हुए, राजस्थान हाई कोर्ट के एडवोकेट। पल्लव शर्मा, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज़ पर। शुक्रिया त्रिशूल। अभी जो एसएलपी विधानसभा स्पीकर की तरफ से गई है, स्पेशल लीव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में गई है और अर्ली हियरिंग के लिए कहा गया, लेकिन सुनवाई कल होगी। आज तो मना कर दिया गया, लेकिन कल होगी सुनवाई। अब क्या लगता है कि क्या ऐसा कानूनी दाव है जिसको लेके दोनों खेमों में अपनी बढ़त मानी जा रही है? एक कानूनी दाव आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, हाईकोर्ट ने एक पिटीशन पायलट ग्रुप ने लगाई, उस गुट की तरफ से जो पिटीशन थी उसमें कोर्ट ने अपना ऑर्डर जो है उसको रिजर्व कर लिया और 24 तारीख तक की डेट दी है। 24 तारीख तक के लिए वो अपना फैसला ना सुनाए सदस्यता को लेकर जो उन्होंने शोकॉज नोटिस दिया है उस संबंध में। एक चीज अब ये निकल कर आएगी, विधानसभा अध्यक्ष खुद एसएलपी लेकर पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट, लेकिन मुद्दा यह है कि जब 24 तारीख के निर्णय के लिए हाई कोर्ट में कोई चीज पेंडिंग है, उसके बाद अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाके एसएलपी लगा के ये कहते हो कि नहीं ये ऑर्डर गलत है, तो आपको ये ऑर्डर अगर चैलेंज करना था तो ये ऑर्डर तो आप चैलेंज उसी दिन कर देते जिस दिन आपको कोर्ट ने अंडरटेकिंग लेके एजी साहब की अंडरटेकिंग लेकर कोर्ट ने जब ये डायरेक्शन दिए थे कि जब तक आप कोई निर्णय नहीं लेंगे, तो ये इंटरिम ऑर्डर तो पहले भी कोर्ट ने दिया हुआ था, उसी को कंटिन्यू आज किया। इसको आज चैलेंज करने की जगह आज से 3 दिन पहले भी चैलेंज किया जा सकता था। तो मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि ये क्या रणनीति, ये रणनीति जो है ये बड़ा अजीबोगरीब सा सीन है कि आप 3 दिन पहले जिस काम को कर सकते थे उसके लिए आपने 3 दिन इंतजार किया और उसके बाद आप बिल्कुल अर्जेंसी दिखा के बोले आज की आज हमें सुन लो। अगर आपको अर्जेंसी थी तो आप 3 दिन पहले ही चले जाते ना कोर्ट। ये समझ से बाहर। ये कहीं पेच है, सियासी दाव पेच है, और सियासी दाव पेच में उलझा हुआ है पूरा खेल। तो ये इसका हल कैसे निकलेगा? 24 तारीख को फैसला सुरक्षित है और कल सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी है वो ये सुनवाई होनी है कि हाई कोर्ट ने जो इंटरिम ऑर्डर दिया है कि 24 तारीख तक जब तक हम फाइनल निर्णय ना दें तब तक आप कोई कार्रवाई शोकॉज नोटिस से ना करें। इस इंटरिम ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट एसएलपी में गए। पहली बात तो ये कि अगर ये 24 तारीख का निर्णय अशोक गहलोत के पक्ष में आता है, अशोक गहलोत गुट के में या विधानसभा अध्यक्ष के पक्ष में आता है, तो उसके बाद तो ये पिटीशन वैसे ही इन्फेक्शियस हो जाती है। दूसरी बात, अगर ये पायलट पक्ष की तरफ जाता है निर्णय, तो भी इंटरिम ऑर्डर को चैलेंज करने की जो एसएलपी है वो उन हालत में भी इन्फेक्शियस हो जाएगी। तो दोनों ही स्थितियों में इस पिटीशन का महत्व तो खत्म हो जाएगा। 24 बिल्कुल। पल्लव शर्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एएनबी न्यूज़ से जुड़ने के लिए। इस समय हमारे साथ राजस्थान के पूर्व संसदीय सचिव कैलाश वर्मा जुड़ चुके हैं, बीजेपी से एक्स-एमएलए। कैलाश वर्मा, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैलाश वर्मा जी, ये जो दाव पेच चल रहे हैं, सियासी दाव पेच चल रहे हैं, पायलट खेमा लगातार बढ़त बनाए हुए, एक तरफ गहलोत खेमा बनाए हुए, बीजेपी कहाँ बढ़त बना रही है इसमें? देखिए, ये कांग्रेस की आपसी फूट है और कांग्रेस का आपसी जो अंतर्कलह है वो निकल के सामने आ रहा है। बीजेपी तो राजस्थान में पहले भी मजबूत थी और अभी भी मजबूत है। आने वाले समय के अंदर पूरी तरीके से इसमें इनका जो अंतर्कलह की लड़ाई है ये निकलने के बाद में अगर पूरी तरीके से इनकी लड़ाई पूरी खुल के उजागर होगी तो हम इनके पूरे रवैये के ऊपर नजर बनाए हुए हैं और आने वाले समय के अंदर देखेंगे और देखने के बाद में मजबूत दावेदारी के साथ में मजबूत कदम उठाएंगे। लेकिन वो मजबूत कदम क्या होगा? ये मजबूत कदम देखने के लिए तो राजस्थान की आवाम इतने दिन से राह तक रही है। कौन सा मजबूत कदम होगा बीजेपी का? बीजेपी का जो भी मजबूत कदम होगा वो राजस्थान की जनता के भले के लिए होगा, प्रदेश की जनता के भले के लिए होगा और एक ऐसा कदम जिसमें सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की जो सियासी चालें हैं जो पिछले 1.5 साल से पूरा राजस्थान की जनता भुगत रही है। 8 करोड़ जनता टकटकी लगाए बैठी है कि विकास होगा, ये होगा, वो होगा, जनता से
झूठे वादे करके राज्य के अंदर आए और इनका मुख्यमंत्री बोलता है कि मेरी उप मुख्यमंत्री से 1.5 साल से बात नहीं हो रही और कभी आज दिन तक अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करके कि ये निकम्मा है, निठल्ला है, मैंने आज दिन तक ऐसा व्यक्ति नहीं देखा। तो इन सब चीजों के ऊपर जब विराम लगेगा तो बीजेपी पूरी तरीके से खुल के मैदान में आएगी और राजस्थान की जनता के लिए, पब्लिक के लिए, भले के लिए काम करेगी। पूर्व गृह सचिव हैं एसीएस होम है, उन्होंने कहा है कि जो फोन टैप करवाए गए थे केवल संजय जैन का फोन टैप हुआ था, फिर बाकी फोन कहां से टैप हुए थे? देखिए, ये जो राजस्थान की राजनीति के अंदर ये जो चीज निकल के आई कि माननीय विधायकों का या और लोगों का जो फोन टैपिंग वाला मामला, मैं इसको दुर्भाग्य मानता हूं और ये बिल्कुल दुर्भाग्य की बात है। बाकी जो और संजय जैन के अलावा और टैपिंग हुई तो ये तो कांग्रेस की सोची समझी चाल है। इन्होंने ही ये सारा गेम किया, चाहे ये हमारे केंद्रीय मंत्री के ऊपर किसी प्रकार का आरोप लगाते हैं या कभी इन्हीं के विधायक हमारी लोकप्रिय नेता वसुंधरा जी के ऊपर आरोप लगाते हैं, बहुत तरीके की चीजें हैं। तो ये इन्हीं की सोची समझी चाल है। फोन टैपिंग करना या इनकी राय जानना ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का मामला है। कांग्रेस ही इस दलगत राजनीति के अंदर जाके घुस के कुछ न कुछ निकालने का प्रयास कर रही है। लेकिन आपके बड़े वरिष्ठ नेता हैं कैलाश मेघवाल, उन्होंने भी कहा कि चुनी हुई सरकार को गिराने की जो कोशिश है वो नहीं करनी चाहिए। देखिए, बहुत सारी चीजें होती है मगर फेस के ऊपर क्या होता है और बात क्या निकलती है वो सारी बातें देखने की है। बाकी इसमें भारतीय जनता पार्टी की जो एकाग्रता है, भारतीय जनता पार्टी जो टीम है, वो संगठन के आधार के ऊपर हो चाहे सत्ता के आधार के ऊपर हो, वो पूरी तरीके से मजबूती के आधार के ऊपर है। हो सकता है कोई इस दौरान कोई बात निकली हुई हो, भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर पूरी तरीके से पैनी नजर से इसकी पूरी योजनाबद्ध तरीके से इसकी सियासी, चाहे उसको हलचल बोले या उसको एक पैनी नजर बोले, उसके ऊपर पूरी तरीके से नजर बनाए। लेकिन कैलाश वर्मा जी, आपके साथ एनडीए में हनुमान बेनीवाल, उनने भी कह दिया कि अगर वसुंधरा जी अपने टाइम में वो पूरा काम करती हैं, आप भी उस समय उस कार्यकाल में रहे हैं, तो अशोक गहलोत जेल में होते। उन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी, उन्होंने कहीं एकीकरण दर्शा दिया। आप तो सरकार में रहे, इसलिए आपसे पूछना वाजिब है, अगर अलग अलग सुर बीजेपी में निकल रहे हैं तो कहीं बीजेपी को भी तो नुकसान हो रहा है इससे, या कहीं लोग ये भी तो समझ रहे हैं कि बीजेपी में भी एकीकरण नहीं है, उसमें भी गुटबंदी धड़ेबंदी है पूरी जोरों पर। हमारी पार्टी पूरी तरीके से एक है सर, बीजेपी पूरी तरीके से एकजुट है, संगठन एकजुट है, सत्ता की जहां तक मैं बात करूं वो एकजुट है, ऐसी किसी प्रकार की कोई बात नहीं है। और मैं वसुंधरा जी के साथ में पार्लियामेंट सेक्रेटरी, स्टेट मिनिस्टर के रूप में काम किया, जो उनका काम करने का नजरिया था। आज भी जनता उनकी फ्लैगशिप योजनाओं को याद करती है, चाहे भामाशाह योजना हो, चाहे जल स्वावलंबन योजनाएं हैं, पूरी योजनाओं को लेके हमने पूरी तरीके से जो कारगर काम किया, उसी की बदौलत है कि आज जनता पूरी तरीके से याद कर रही है। और तथ्यपूर्ण जो बातें हैं जो हमारी केंद्र सरकार की है, तथ्यपूर्ण बातों में ऐसा कोई बयान अभी तक नहीं जिनकी वजह से जो आपने क्वेश्चन किया, मैं पूरी तरीके से हर चीज का जवाब देने में सक्षम हूँ। राजस्थान में सही में वसुंधरा जी लोकप्रिय नेता है और उनके नेतृत्व के अंदर बहुत अच्छे तरीके से लेकिन उस लोकप्रिय नेता को तो कहीं याद ही नहीं किया गया। वहां तो भाजपा की बी टीम खेल रही थी आपकी, जो कहीं उसके सारे दाव पिट चुके हैं इस समय। नहीं, पूरी तरीके से खुल के उन्होंने अभी कल भी अपने ट्वीट के अंदर सोशल मीडिया के माध्यम से कल ही बोला है कैलाश वर्मा जी। बाकी एक महीने से तो लोग यही सोच रहे थे कि वो कब बोलेंगे, कब सुनेंगे, लेकिन बोला नहीं उन्होंने कुछ। आपकी जो भाजपा की बी टीम खेल रही थी वो कहीं उलझ गई इस मामले में सरकार के चक्कर में। देखिए, और गलत जगह दाव खेल दिया। अशोक गहलोत तो बहुत मजे वो खिलाड़ी हैं, संकट मोचक हैं, जाने कहाँ कहाँ सरकारें बचाते रहे, किस किस स्टेट में कांग्रेस की, और उन्हीं के खिलाफ दाव खेल दिया, तो इस बार तो फंसना था ही। देखिए, अशोक गहलोत जी संकट मोचन है या उन्होंने राजस्थान की जनता के साथ में जो कुठाराघात किया वो खुद अपनी गिरबान में जाके देखे। पहले अपने परिवार को बचाए और पहले अपने परिवार को संभाले। जो उनकी अंतर्कलह है वो बीजेपी के ऊपर नहीं डाले कि बीजेपी के ऊपर डाल रहे हैं
कि वो नहीं, ये नहीं बोल रहे, वो ये नहीं बोल रहे। आपको भी पता है कि जो कायराना जवाब आज दिन तक ऐसे मर्यादित, मैं पुनः उस बात को फिर रिपीट कर रहा हूँ कि उनको जब ये पता नहीं था कि 1.5 साल से जो बंदा पंचायत राज को संभालने की बजाय उन्होंने बोला कि मौज मस्ती के लिए बैंकॉक जाते हैं, लंदन जाते हैं, सिक्योरिटी छोड़ के जा रहे हैं और मेरे से बात तक नहीं की, आज दिन तक फ्लैगशिप योजनाओं का फीता नहीं काटा और मेरे राज्य के मंत्री की मेरे से बात नहीं हो रही, इनके ग्रुप के लोग 40 एमएलए राजेश पायलट की उस पे पुण्यतिथि के ऊपर ही यहाँ से भगना चाह रहे थे। जो सरकार अपने चुनिंदा विधायकों को एकजुट रख के उनके साथ में विकास नहीं करा सकती, वो क्यों फिर होटलों के अंदर पिछले 12 कैलाश वर्मा जी, उनका रास्ता बंद थोड़ी था, दिल्ली का रास्ता ब्लॉक थोड़ी था। कोरोना में तो ब्लॉक हुआ, तो भी विधायकों के लिए और मुख्यमंत्री के लिए तो खुला था, चले जाते दिल्ली, आला कमान से मिलते। 1.5 साल में एक भी बार नहीं मिल पाए सचिन पायलट, एक भी बार नहीं कह पाए कि मुझे फीता नहीं काटने दे रहे, मेरा फोटो नहीं लगा रहे, मुझे बैकडोर पे लाया गया है, मेरे को फाइलें तक नहीं दिखाई जा रही हैं। ये तो कहते थे 1.5 साल में, 1.5 साल निकल गया। आला कमान की जहां तक बात करें, आपको पूरा पता है आला कमान, कांग्रेस का आला कमान आपने देखा है, सियासी हलचले उन्हीं का। किसको आला कमान माने कांग्रेस के अंदर? जो इनकी ये सचिन पायलट जी कहते हैं कि मेरी पूरा अध्यक्ष राहुल गांधी से इस मामले में बहुत बार जिक्र किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया, सोनिया गांधी जी ने टाइम नहीं दिया, राहुल गांधी जी ने टाइम नहीं दिया, इधर अशोक गहलोत जी इनके खिलाफ वहां पे उनको मोटिवेशन देते रहे कि ये तो काम नहीं करते, इनकी किसी प्रकार की कोई बात नहीं सुननी है। बीच में इन्होंने थोड़ा बहुत ये उछल कूद करने की कोशिश की तो इनको बोला पीसीसी चीफ रख देंगे आपको। जब पूरा पानी सर के ऊपर से निकल गया, जब सचिन पायलट जी ने ये कदम उठाया, अरे जो भी उठाया कांग्रेस की अंतर्कलह, मैं उसके ऊपर नहीं जाता, मगर ये मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है। और ये अनर्गल किसी प्रकार के कोई आरोप वसुंधरा जी के ऊपर लगाए तो वो तो बिल्कुल निराधार है। वसुंधरा जी हमारी नेता है और लीडरशिप में हमने उनके लीडरशिप में काम किया और आगे भी बिल्कुल करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एनवी न्यूज से जुड़ने के लिए कैलाश वर्मा जी। सियासी दाव में हर नेता अपने अपने दावे कर रहा है, अपनी अपनी दलीलें दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक अवाम है वो इस पूरे परिदृश्य को, इस पूरे नज़ारे को देख रही है कि सियासत में ये जो झगड़ा है इतना बढ़ चुका है, इसमें न्याय उसको कैसे मिलने वाला है। हालांकि अभी 6 बजे, अभी से ठीक आधा घंटे बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिवालय में मीटिंग लेने वाले हैं, वहाँ पर सारे जो मंत्री हैं उनको बुलाया गया है। अब कैसे आगे सियासी जो भविष्य है राजस्थान का, वो कहीं किस ओर जा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। राघव शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। राघव, पूरा जो एक अब नज़ारा है, ये नज़ारे में कहाँ निकल के आ रहा है कि कौन ताकतवर है और कौन कमज़ोर है, और किसके साथ कौन खड़ा है और किसके पीछे कौन नहीं खड़ा है? देखिए, अब यहाँ पे स्थिति जो पूरी अपन इस समय देखें कि जिस तरह का पूरा कार्यक्रम चल रहा है, नाटकीय घटनाक्रम कांग्रेस के अंदर इस समय चल रहा है, जहाँ पे एक तरफ अशोक गहलोत सूबे के मुख्यमंत्री खुद सड़क पर खड़े होकर साफ बोलते हैं कि मैं यहाँ सामान बेचने नहीं आया, मैं यहाँ पे सीएम हूँ। वो डिप्टी सीएम था, नाकारा था, इस तरह की बातें आ रही है निकल के। वहीं पे डिप्टी सीएम रहे थे पूर्व सीएम सचिन पायलट जो है, वो साफ तौर से ये बोलते हैं कि मुझ पर लगातार जो है आरोप लगाए जा रहे हैं। आज वो मलिंगा पर भी जो है उन्होंने मानहानि का दावा ठोक दिया है। तो बहरहाल इन सब दौरों को देखते हुए लगता है कि इस समय जो है बोलना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। स्थितियां काफी विपरीत बनी हुई है कि किसी और भी जो है ऊंट करवट बैठ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अभी भी माने तो अशोक गहलोत पक्ष जो है काफी मजबूत है। मेरी हाल ही में अभी बात हुई थी, वहाँ पे जो है एक बुलाया गया था जो अपने हास्य विनोद के कलाकार हैं सबसे बड़े यहाँ पे जयपुर के, एकेश पार्थ को। तो मेरी उनसे कल ही वार्ता हुई थी, तो वहाँ पे बताया गया कि बिल्कुल जो कांग्रेस विधायक है वहाँ पे पूरी फाइलें भी मंगाते हैं, अपना काम भी वहाँ से जारी कर रहे हैं। खेलमती अशोक जानना है, वो भी अपना काम वहाँ से निपटाते हैं वहाँ पे, और विधायक जो है वो भी अपने लोगों की स्थितियां वहाँ से जान रहे हैं। वहीं अशोक गहलोत बाग फील्ड के अंदर है, वहाँ पे मोटर संभाले हुए कोरोना को लेकर जो है मामला उसको देख रहे हैं।
तो बहरहाल स्थिति किस ओर जाती है 24 तारीख को पता पड़ेगा। लेकिन राघव एक सियासी अनिश्चितता है, उसका कहीं समापन नहीं हो रहा है ना, वो तो अभी तक बनी हुई है और कहीं बेकरारी है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, और लगातार रोज नया दाव फंस जाता है। तो लोग तो देख रहे हैं ना कि क्या वो आखिरी दाव होगा, सियासत किसके साथ होगी, ये तो सब जानना चाहते हैं लोग। जी बिल्कुल, ये सबसे रोचक तथ्य है जो सब लोग जानना चाहते हैं। अब इसी का पटाक्षेप जो होगा, अब उसका वो कोर्ट का फैसले का इंतजार है। इसके बाद स्पीकर जो साहब जो है वो भी अपना निर्णय सुनाएंगे, किस तरह का मामला पूरा रहेगा, किसकी विधायकी रहेगी, कौन मौजूदा विधायक रहेगा या नहीं रहेगा, या फिर एआईसीसी चलेगी या फिर जो गहलोत खेमे की चलेगी। इस बात का जो है जानना काफी रोचक होगा, क्योंकि एक तरफ पायलट भी जो है लगातार बता रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत ने साफ कह दिया कि 7 मार्च को सब कुछ ये सब हो जाता घटनाक्रम, लेकिन उस समय मैंने रोक दिया था। तो बेहद रोचक तथ्य होगा ये जानना कि किस और जो है गेंद पाले में के अंदर है। तो दोनों तरफ से जो है अभी अब तक दौड़ लगाया जा रहा है कि हमारा पक्ष मजबूत है, इसे रखा जाए, जिसके अंदर अशोक गहलोत पक्ष जो है कहीं ना कहीं जीता हुआ माना जा रहा है। जी, अशोक गहलोत पक्ष जीता हुआ तो माना जा रहा है, लेकिन अगर डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया उनकी मेंबरशिप को और कहीं 10th शेड्यूल में भी छूट मिल गई, सुनवाई फैसला रिजर्व रख लिया गया है, तब फिर अशोक गहलोत के पास क्या दाव है? बहरहाल तो अभी तक अशोक गहलोत ने जो यही है फ्लो टेस्ट पूरा कराने के लिए विधायकों को बिल्कुल अपने पक्ष के अंदर बिल्कुल कर रखा है, और पूरी तरीके से जो है मुस्तैदी बना रखी है कि हो सके तो जिस भी तरह से कांग्रेस की ओर से, एआईसीसी की ओर से भी जो बातें सुनने में आ रही, कवायद जारी है कि वो मामला आराम से निपट जाए। बिल्कुल जो पायलट बिल्कुल राघव शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एनबी न्यूज से जुड़ने के लिए। और इस समय राजनीतिक विश्लेषक नित्यानंद जी हमारे संग जुड़ चुके हैं। नित्यानंद जी, स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। नित्यानंद जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? नित्यानंद जी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? शायद उनसे संपर्क हमारा टूट गया है। सियासी जो लड़ाई है राजस्थान की, वो कहीं कोर्ट के भीतर से अब न्याय निकल के आना है, और वो न्याय किसके लिए अच्छा है किसके लिए बुरा है, ये फैसला कल भी हो सकता है और परसों भी हो सकता है। दोनों तारीखें महत्वपूर्ण, सुनवाई लगातार जारी है, और इसी सुनवाई की कड़ी में कल स्पेशल लीव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी की ओर से लगाई गई है। उनके वकील कपिल सिब्बल ने लगाई है। अर्ली हेयरिंग के लिए कहा था, लेकिन कोर्ट ने आज मना कर दिया। लेकिन अब कल सुनवाई है। अब कल सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है, इस फैसले पर राजस्थान की सियासत की नज़र है, दिल्ली की नज़र है, राजस्थान की नज़र है, कांग्रेस बीजेपी की नज़र है। और इसके ठीक बाद जो 24 तारीख का फैसला रिजर्व रखा गया है राजस्थान हाईकोर्ट ने, उसमें क्या मोड़ आता है, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन दोनों खेमे अपने दावे ठोक रहे हैं। नित्यानंद जी जुड़ चुके हैं हमारे संग, राजनीतिक विश्लेषक, आपका स्वागत है एएनबी न्यूज पर। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? जय श्री राम जी, आपसे सीधा सवाल ये है, जो राजस्थान में सियासी जो घमासान चल रहा है, ये लड़ाई किस ओर जाती दिख रही है? ये व्यक्तिगत इनका अहम इसमें काम कर रहा है, और साथ में समाज से तो इतना कोई इनका लिंकअप है नहीं। मूल रूप से इनका व्यक्तिगत जो अहंकार है यही काम कर रहा है। भाजपा तो सिर्फ मूक दर्शक के बन करके देख रही है। स्थितियां अभी जो चल रही हैं वो गहलोत जी का और नित्यानंद जी मूक दर्शक बन के कहाँ देख रही है? उन्होंने तो दरवाजे खोल के रखे, उन दरवाजों में कोई आया नहीं, ना सचिन पायलट आया, दर्शक की तो हैं। इसके बाद में ये आए तब जाकर के कुछ करें। अभी तो ये कुछ पत्ते ही नहीं खोल रहे हैं ना अपने। तो ये बेकरारी भाजपा को भी है कि पत्ते खोलें तो हम उन पत्तों का फायदा उठाएं, और कुछ पत्तों में कहीं ढूंढा जाए कि कहाँ फल छुपे हुए इन पत्तों में सत्ता के। तो पत्ते तो ये खोलें तब ना। भंवरलाल जी ने जो पहले भगत सिंह जी के टाइम में किया था वही की कहानी अब कर रहे हैं वो। लेकिन उसके बाद में भी ये आगे आकर के कुछ करें तो सही।
कांग्रेस ने गहलोत साहब ने जो इतना कुछ किया है इनके विरोध में, उसका ये कुछ प्रतिकार करने की स्थिति में तो आए। आज की स्थिति तो ऐसी है नहीं कि प्रतिकार करने की स्थिति में हो, कुछ दिखाएं कुछ। कल मलिंगा ने ये कहा, मलिंगा जी जो विधायक है, उन्होंने ये कहा कि साहब मुझे 35 करोड़ रुपए देने के लिए प्रस्ताव दिया था। इसका इन्होंने कोई बड़ा ऐसा कोई दिखाया नहीं इन्होंने कि भाई हमने नहीं दिया, क्या किया क्या नहीं किया। बस एक FIR करवा करके और उसके कोर्ट से करवा दिया इनका। उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है। नहीं, लेकिन फर्क तो ये है कि हिंदुस्तान में जो स्थितियां हिंदू समाज के विरोध में इतने सालों से कांग्रेस के द्वारा नहीं, हिंदू समाज की यह बात नहीं चल रही है, बीजेपी और कांग्रेस की बात चल रही है, सचिन पायलट और गहलोत की बात चल रही है। हाँ, हिंदू समाज की कोई बात मत जोड़िए इसमें, आप समाज की ओर मत ले जाइए बहस को। बहस ये है कि सचिन पायलट और गहलोत में बीजेपी को मौका नहीं मिल पा रहा है, और बीजेपी को मौका मिले तो बीजेपी भी कहीं सत्ता के फल तोड़ ले, लेकिन वो कहीं कोहरा छट नहीं रहा है, पत्ते खोल नहीं रहे। जैसे आपने कहा कि पत्ते खोलने चाहिए, पत्ते खोल नहीं पा रहे हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो राजस्थान में जो राजनीति चल रही है, सियासी घमासान है, इसमें भाजपा को भी कहीं एक उनका जो एक आवरण था उसको भी चोट पहुंची है। उनने कहा दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन उन दरवाजों में तो कोई गया ही नहीं। उसका मूल कारण ये है कि सचिन जी की जो स्थिति है वो इतनी, जैसे मध्य प्रदेश में सिंधिया जी को जो स्थिति थी वो परिणामदायी स्थिति थी। आज सचिन जी की जो स्थिति है, इतने जो इनके पास इनके साथ में MLAs हैं, वो इतनी संख्या बल नहीं है कि ये कुछ कर पाए, और कर नहीं पा रहे इसलिए। और फिर 2 विधायक जो पहले वो BTP के थे वो भी चले गए उधर वापस। तो ऐसी स्थिति में ये कुछ सरकार का कुछ बिगाड़ तो पा नहीं रहे हैं, और नहीं पा रहे हैं, इसके कारण से ये चुपचाप बैठे हैं। ये सिर्फ समय की धार को देख रहे हैं कि भाई हमें किस तरह से वापस कांग्रेस में अच्छी स्थिति में जाना है। इसके लिए जब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सचिन जी हैं, ये केंद्र में कहीं अपना रास्ता बनाएंगे। लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि मैं बीजेपी ज्वाइन नहीं करूंगा। नहीं, केंद्र में कांग्रेस में केंद्र में ये जाने कोई ऐसी स्थिति बन जाए जो प्रभावी हो, अच्छी स्थिति हो, ये बनाने की स्थिति में लगे हुए हैं। इसके अलावा तो ये कांग्रेस का राजस्थान में तो कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये सारे के सारे MLAs जो हैं इस समय वो एकजुट होकर के, चाहे वो कैसे भी किसी भी प्रकार से, किसी लालच से, किसी प्रकार से उनके ऊपर कोई आरोप होंगे, उनको बचाने के लिए कोई भी कारण हो सकता है, ये सारे के सारे अब अपने अपने एक दूसरे के गोटियां फिट करके और सत्ता में काबिज रहने की स्थिति में। बिल्कुल नित्यानंद जी, आपका ANB न्यूज से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं राजस्थान की राजनीति में जो सियासी पेच है उसको बड़े बड़े जो तिकड़मबाज हैं, जो कहीं गणितज्ञ हैं, जो राजनीति की धारा को समझते हैं, वो भी कहीं इस बार मौका चूक रहे हैं। उनको भी कहीं समझ में नहीं आ रहा कि धारा किस ओर जाएगी। ये धारा बीजेपी की ओर जाएगी, ये धारा पायलट की ओर जाएगी, या ये धारा में गहलोत बने ही रहेंगे प्रभाव में। ये तमाम चीज़ें हैं जो राजस्थान की सियासत में आप समझने लायक। बस अब ये खेल जो है पूरा एक परिदृश्य ऐसा दिख रहा है कि जिसमें फैसला आएगा। अर्चना शर्मा इस समय हमारे साथ जुड़ चुकी है, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस की। अर्चना शर्मा जी, आपका स्वागत है ANB न्यूज पर। जी धन्यवाद। अर्चना शर्मा जी, ये जो सियासी घमासान राजस्थान में चल रहा है, ये किस ओर जाएगा? कहाँ किस ओर बैठने वाला है ऊंट? देखिए, हम लोगों के पास नंबर्स हैं पूरे, सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन जो दुविधा है वो न्यायपालिका में सब जुडिस है। तो अब न्यायपालिका का जो निर्णय आएगा उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है, लेकिन सरकार को कोई खतरा नहीं। सरकार को तो खतरा नहीं है, लेकिन जो सचिन पायलट हैं वो लगातार अगर बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तब तक तो एक परेशानी बनी हुई है सरकार के लिए। सचिन जी को देखना है कि उनको क्या निर्णय लेना है। पार्टी ने कभी उनसे कोई दूरी नहीं बनाई, उनको बहुत सारे पद दिए और उनके वजूद को बहुत बड़ा अस्तित्व भी मिला है। तो मैं समझती हूँ कि उनको सोचना चाहिए, पार्टी के प्रति निष्ठावान रहकर पार्टी में लौट आना चाहिए।
लेकिन जो बयान आया, एक तल्ख बयान आया सीएम अशोक गहलोत का, जिसमें उन्होंने निकम्मा और नाकारा तक कह दिया, इस बयान के पीछे क्या था, भावार्थ क्या था उसका? देखिए, भावार्थ ये था कि जब कोई डेकोरेटेड लीडर हो आपकी पार्टी का, जिसको बहुत कुछ पार्टी ने दिया हो, और फिर वही विश्वासघातियों के साथ मिल जाए, तो ये आहत मन की वेदना होती है और शोकपूर्ण टिप्पणी होती है जो सतही आ जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो अभी आएंगे तो मैं उन्हें गले लगा लूंगा। तो जो सारी बातें, उस पर विचार होना चाहिए, ना कि सिर्फ 2-3 शब्दों के एक वाक्य को लेकर के उस पर विवेचना हो जाए। मैं समझती हूँ कि आपसे सचिन इसीलिए जी पूछा अर्चना जी के भावार्थ क्या है, भावार्थ ही पूछा मैंने, तो उस पर टिप्पणी की नहीं। भावार्थ पूछा तो मैंने आपको बता दिया ना, शोक और वेदना है आहत मन की, जो विश्वासघात से पीड़ित मन हो जाता है उसकी वेदना है। विश्वासघाती कौन है जी, आपने कहा विश्वासघातियों के साथ हैं, तो फिर विश्वासघाती कौन है? भाजपा विश्वासघात करवा रही है षड्यंत्र रच के। जी, तो आपको लगता है कि कहीं अब सचिन पायलट अभी भी वापस आ सकते हैं, तो उनके लिए जगह है कांग्रेस में? देखिए, वो अभी तक कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस की, उन्होंने कांग्रेस पार्टी तो छोड़ी नहीं है। अब चूंकि एक दुविधा उत्पन्न हो चुकी है, तो कोई इस तरह की कार्य प्रणाली में संलिप्त हो जाता है तो उसे अपनी निष्ठा को व्यक्त करना पड़ता है। उनको आना चाहिए, अपना कमिटमेंट पार्टी के प्रति शो करना चाहिए, और मुझे लगता है उसके बाद सब समाधान हो सकता है। लेकिन 1.5 साल में कोई संवाद नहीं हुआ, लोग इसको समझ नहीं पा रहे, बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक बेचैन है। 1.5 साल में उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री में संवाद नहीं हो पाया, और इतने सियासी घमासान की ओर पार्टी बढ़ गई, और अविनाश पांडे जैसे मजे हुए प्रभारी थे, बावजूद इसके संकट दिल्ली तक चला गया और इतना पूरे देश में छा गया। अब देखिए, कोई ठान ही ले कि मुझे ये करना ही है, तो उसमें क्या किया जा सकता है? घर का कोई बच्चा यदि थोड़ा बिगड़ जाता है तो बड़े समझाइश ही कर सकते हैं, और मैं समझती हूँ कि पार्टी के सभी वरिष्ठों ने समझाने का काम किया है, और उनको भी समझ आ जाए तो अच्छा ही रहेगा, पार्टी के लिए भी और उनके लिए। अभी मैं आपसे संदेश सारे दर्शक सुन रहे हैं कि क्या ऐसा संदेश है कांग्रेस की तरफ से कि अभी लौटना चाहें? वो अभी तो कहीं पहुंचे नहीं है, ना इधर बीजेपी की तरफ पहुंचे हैं, अभी तो 15 दिन से इंतजार ही चल रहा है। कांग्रेस भी इंतजार कर रही है, बीजेपी भी इंतजार कर रही है, पहुंचे कहीं नहीं है। ये सारे प्रश्न आप उनसे पूछिए, क्योंकि जो करना है उनको ही करना है। लेकिन आपने जो करना था कर दिया, लेकिन अब राजस्थान के सियासी भविष्य का क्या होगा? सियासी भविष्य सुरक्षित है, कांग्रेस को जनादेश मिला है, जनता के हित में हम काम करते रहेंगे। बिल्कुल। अर्चना शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एएनबी न्यूज से जुड़ने के लिए। कहीं ना कहीं जो एक बीच में एक खाई है, वो खाई कहीं पटने का नाम नहीं ले रही है, और लगातार जिस तरह का संघर्ष, सियासी घमासान जारी है, उस सियासी घमासान में बहुत नए नए समीकरण, नए नए अंदाजे उभर के सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि फैसला क्या होगा, फैसला किस ओर जाएगा। बीजेपी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। पायलट की रणनीति अभी ना कांग्रेस को पता है, ना बीजेपी को पता है। बीजेपी को हो सकता है पता हो, लेकिन कांग्रेस को शायद नहीं पता है, क्योंकि कांग्रेस जिस तरह संवाद कर रही है, जिस तरह कांग्रेस लगातार कहीं ना कहीं एक मैसेज छोड़ा है, उस मैसेज पे कोई रिप्लाई नहीं आया है। हालांकि जो जवाब, जो कहीं एक बड़ा गहरा आरोप कहीं सीएम अशोक गहलोत ने लगाया, उसका जवाब दिया उन्होंने कि मैं हैरान नहीं हूं लेकिन दुखी हूं। तो अब ये सियासी जो पेच है, ये फंस गए हैं, और इन सियासी पेचों में जीत किसकी होगी, इस पर सबकी निगाह बनी हुई है। कार्रवाई बराबर जारी है। आज सीएम अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत और उनके तमाम रिश्तेदारों के यहाँ प्रवर्तन निदेशालय के छापे पड़े। उधर एसओजी ने जो नोटिस भेजा है गजेंद्र शेखावत को, उसका जवाब आना है। एक और कल सुप्रीम कोर्ट में जो स्पेशल लीव पिटीशन विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी लेके गए, उसकी सुनवाई होनी है। परसों जो फैसला 24 तारीख को राजस्थान हाईकोर्ट ने जो फैसला सुरक्षित रखा है, उस पर फैसला आना है। लेकिन ये बहुत सारी चीज़ों में अब सियासी कयास जो है वो भी कहीं उलझ के रह गया है कि दाव किसके हाथ में है, और क्या राजस्थान में सरकार निरंतर रहेगी या पायलट खेमा कहीं प्रभावशाली हो जाएगा, या बीजेपी की कहीं कोई तिकड़म बैठ सकती है। लेकिन पायलट भी कहीं जा नहीं रहे हैं, बीजेपी की ओर जा रहे हैं, ना कांग्रेस की ओर जा रहे हैं। तो बड़ी पेचीदा रणनीति जो है वो कहीं उलझ गई है। एक जो लड़ाई जिसको कहते हैं, लड़ाई का एक ऐसा मोड़ आ जाना कि जहां पर लड़ाई का फैसला नहीं हो पा रहा है, और सब अपने अपने दाव देख रहे हैं कि आखिर क्या इसमें फ़ायदा हो सकता है, क्या इसमें
नुकसान हो सकता है, लेकिन ना फायदा नजर आता है ना नुकसान नजर आता है। चारों तरफ बस एक कशिश नजर आती है, एक तलखी नजर आती है जो राजस्थान की सियासत से लेके दिल्ली तक पहुंच गई है वो तलखी। और उस तलखी की जद में तमाम सियासत के बड़े बड़े चेहरे उलझे हुए हैं। केंद्र सरकार के बड़े बड़े चेहरे, बड़े मंत्री और राजस्थान सरकार के सीएम और पूरी सरकार के तमाम वो जिम्मेदार लोग आपस में कहीं एक रस्साकसी चल रही है। रोज़ चिट्ठियाँ निकलती हैं, दिल्ली पहुँचती हैं, रोज़ चिट्ठियाँ दिल्ली से निकलती हैं, वो जयपुर पहुँचती हैं। उन चिट्ठियों में एक दूसरे के प्रति कार्रवाई और नई नई तिकड़में होती हैं। लेकिन राजस्थान का सियासी भविष्य क्या होगा, ये हल कहीं दूर दूर तक अभी नज़र नहीं आता। जब तक कि फैसला नहीं हो, जब तक कि ये पता नहीं चले कि राजस्थान विधानसभा में जो सचिन पायलट की सदस्यता है। और इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं पंकज जोशी, बीजेपी के नेता। पंकज जोशी जी, आपका स्वागत है एएनबी न्यूज पर। जी थैंक यू। पंकज जोशी जी, जो सियासी घमासान है वो जारी है राजस्थान में, और रोज दिल्ली से और जयपुर तक चिट्ठियों के दौर जारी हैं, लेकिन इन चिट्ठियों का सियासी भविष्य क्या है राजस्थान में? देखिए, भविष्य जो है सरकार स्वयं नहीं चाहती। पार्टी, कांग्रेस पार्टी की जब से यह सरकार बनी है, लगातार जिस तरीके के बेसिकली आपसी जो डिस्प्यूट्स हैं और जो चीजें हैं उनको जनता को सामना करना पड़ रहा है। तो ये जो झगड़ा था केवल पार्टी के आंतरिक झगड़ा था, जो बाहर सारा का सारा बाहर होकर के आया है। और जिस तरीके से इसको हैंडल किया जा रहा है, जो पार्टी के अंदर हैंडल होना चाहिए था, उसको जो है सार्वजनिक मंचों पर ले आया गया है। और सरकार जो है अपनी नाकामयाबियां जो थी उनको छिपाने के लिए इस तरीके की जो है हथकंडे पूरे के पूरे जो है यहाँ पर ला करके खड़े कर दिए हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि कल आप देखिए कि कल इनके बीच में एक छोटा सा जो है कैबिनेट की मीटिंग है, जिसके अंदर जो उन्होंने रूल्स पास किए हैं उनका भी कहीं कोई फाइनेंशियल अरेंजमेंट नहीं है सरकार के पास। लेकिन सरकार तो चला रहे हो, सरकार में वो कह रहे हैं कि अड़चन बीजेपी पैदा कर रही है और पायलट पैदा कर रहे हैं। मैं तो सरकार ठीक चला रहा हूँ, सीएम गहलोत कह रहे हैं ये बात। मुख्यमंत्री जी से आप पूछिए कि आप मुख्यमंत्री जी के आप कल के पेपर देखेंगे, नेशनल पेपर से लेकर के राजस्थान प्रदेश के पेपर देखेंगे, तो जो वहां के जो मंत्री हैं वो बरमूडे में बैठ करके तो फाइलें निकाल रहे हैं, बता दिख रहे हैं। और आप देखिए कि मुगले आजम शोले जो है पिछले देखी जा रही है। मुझे बताइए कि आज किस इन परिस्थितियों के अंदर ये जो परिस्थितियां बनी हैं और सरकार जो चला रहे हैं, इन सरकारों की स्थितियां बनी क्या हैं कि आप अपने पीसीसी चीफ के अगेंस्ट जिस तरीके की आपने हालात करी हैं, तो ये कोई बाहर का झगड़ा नहीं था। मुख्यमंत्री के मैं चला रहा हूं, लेकिन मुख्यमंत्री जी की हालत आपने खुद ने देखी परसों कि जिस तरीके का उनका बयान था। मैं कह रहा हूं किसी आपने अब तक जो कांग्रेस में देखा होगा कि चाहे कर्नाटक के मुख्यमंत्री हो वो सार्वजनिक सभा में रोते हैं, दूसरे आदमी जो है यहाँ के जो मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, वो जो है अपनी पार्टी से त्रस्त हैं। और तीसरा सबसे बड़ा परसों देखने को मिला कि मुख्यमंत्री जी जो नकारा निकम्मा जो चीजें हो सकती थी वो की थी। और फिर उनके द्वारा ये कहा गया कि राजेश पायलट साहब मेरे मित्र थे। अब मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि मित्र का बेटा क्या होता है? क्या वो स्वयं का बेटा के बराबर नहीं होता है क्या? लेकिन इस तलखी से भाजपा भी कहीं घेरे में आ रही है। आपके केंद्रीय मंत्री तक को नोटिस पहुंचा दिया गया, लेकिन कल केंद्रीय जो वहां पे गृह सचिव है राजस्थान के एसीएस होम, उनने जवाब दिया है कि हमने केवल संजय जैन की टेपिंग करवाई थी, बाकी किसी की नहीं करवाई। नहीं, आप देखिए, मुझे आज तक बताइए टेपिंग जो है, आप टेपिंग पे यदि लगातार स्पीच सुनेंगे, लगातार यदि आप क्लैरिफिकेशन सुनेंगे, तो पहले दिन ये आता है कि जो है मुख्यमंत्री जी के ओएसडी ने, मैं आपको उन पेपरों की कटिंग दिखा सकता हूं जिन पेपरों में लिखा कि मुख्यमंत्री जी के ओएसडी ने जो है उन टेपिंग को जारी किया। अब आप मुझे बताइए कि एजेंसी टेप कराती है तो मुख्यमंत्री के ओएसडी से कराती है क्या? किस पेपर पे साइन मुख्यमंत्री के ओएसडी के होते हैं, मुझे बताइए। चलिए, आप जब एजेंसी है, गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय का जब आदमी जो है, आप देखिए सेना के जो है कमांडर आकर के जब पीसी करते हैं, तो इसके अंदर यदि पीसी करनी थी तो या तो एसीटी को करनी थी या एसओजी को करनी थी। इसका मतलब आप सरकार में बैठ करके जो है कूट रचित जो चीजें हैं वो आप उन लोगों से करवा रहे हैं। और ये पहली घटना नहीं है।
इससे पहले भी यदि आप देखेंगे तो पिछली सरकार में ब्यूरोक्रेट से इस तरीके की घटनाएं करवाई गई और उनका परिणाम 2013 से लेकर के 2018 की सरकार के अंदर जो है ब्यूरोक्रेट को जेलों के अंदर रहना पड़ा। तो मैं फिर कह रहा हूं कि वही काम जो है सरकार इस शासन में कराना चाहती है कि ब्यूरोक्रेटिक सेटअप से जो है आपराधिक कृत्य जो है करवा करके उनको जो है उनके जीवन को जो है संकट में डालने की कोशिश कर रही है। तो उन ओएसडी को तो सीबीआई का नोटिस मिल गया जी, उन ओएसडी को सीबीआई का नोटिस भी मिल गया। देखिए ओएसडी को तो सीबीआई का नोटिस मिला है वहां की जनता की मांग पर। जिस विष्णुदत्त जो है विष्णोई ने आत्महत्या की थी, आप देखिए जिस पुलिस के ऊपर आरोप लगते हैं, किसी पुलिस अधिकारी और थाने के ऊपर पहली बार जनता ने कहा कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, उनके परिवार ने कहा सीबीआई जांच होनी चाहिए। एक दबंग ऑफिसर था, एक जो है जिन राजनीतिक जो षड्यंत्र रखे जाते थे उनके अगेंस्ट करने वाला काम था। लेकिन आप देखिए वहां पर जो है जिस तरीके की मांग उठी थी, मैं कह रहा हूं कि सीबीआई को जांच किसने सौंपी थी? वहां की जनता की मांग के ऊपर मुख्यमंत्री जी ने जांच सौंपी थी कि नहीं सौंपी थी? और आज मुख्यमंत्री जी उसी पर प्रश्न उठाने की कोशिश कर रहे हैं। नोटिस उनको मिल गया, विधायक को वहां पे नोटिस मिल गया, ओएसडी को नोटिस मिल गया। तो ये जांच के लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि नहीं कहा था? नहीं, अभी आपने आरोप लगाया और आरोप से पहले ही नोटिस मिल गया। बीजेपी आरोप लगा रही थी कि कहीं ये तो जांच मुख्यमंत्री जी लिखी है, पुरानी जांच के अगेंस्ट आए हैं। नहीं, तो जो जांच में आई है विष्णुदत्त विष्णोई के जो आत्महत्या कांड था उसके पंकज अंदर जोशी जी, मुख्यमंत्री जी ने वहां की जनता ने लगातार जब उनको किया गया, प्रेशर किया गया, तो ये जांच जो है सीबीआई को सौंपी गई। और जब सीबीआई को सौंपी गई जांच, तो सीबीआई अपना जांच कर रही है। भाई आपसे बिना पूछे यदि आती, बिना किसी कारण से आती, तो बताइए तो आपने खुद ने जांच सौंपी है भाई। पंकज जोशी जांच करवाना चाहते थे, अब जांच कर रहे हैं तो भी इनको परेशानी है। पंकज जोशी जी, बीजेपी या कहीं पायलट ये ढूंढ रहे थे किस किस को घेरा जाए, तो उसमें उन ओएसडी महोदय का भी नाम आ गया। उनने कि ये भी एक कहीं है, इनको भी कहीं अच्छी जगह सेट किया जाए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी आरोप लगा रही थी कौन कौन है और उन्हीं को नोटिस मिल गया कल? नहीं, देखिए मैं कह रहा हूँ आपको फिर ये मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कहीं नहीं है ये काम जो है कांग्रेस सरकार का। भारतीय जनता पार्टी जो मैंने कहा आपको कि नोटिस आपको बताइए ऐसा कोई आदमी है जिसके अगेंस्ट जो है कि वर्तमान चीजों में कोई नोटिस मिला हो। ये सारी की सारी जांचें जो पुरानी जांचों के अंदर नोटिस यदि मिलते हैं तो मैं कह रहा हूँ इसमें घबराने की बात क्या है भाई? नहीं, आप तो नहीं घबरा रहे, वो भी नहीं घबरा रहे, चिट्ठियों का दौर जारी है। लेकिन आपने ये बार बार एक सवाल मुझे पूछना पड़ता है, वो जो दरवाजे खोल रखे उनमें आए नहीं सचिन पायलट अभी तक, या कहीं और कोई दरवाजा बढ़ा करके कोई एंट्री का कोई वेलकम का नया कोई एजेंडा है? नहीं, एक तरफ तो आप नालायक कहते हैं, निकम्मा कहते हैं, एक बार ये कहते हैं कि 1.5 साल से जो है मेरी बात नहीं हुई। आप मुझे बताइए, कोई घर में यदि परिवार के आप कहते हैं हमारा परिवार है, हमारा परिवार में स्वागत है, और 1.5 साल से आपने बात नहीं करी, क्या आप चलो उन्होंने बात नहीं करी, आपसे मान लिया, लेकिन आपने उनकी बात की? मुख्यमंत्री जी ने यहाँ तक किया कि जिस गेट से मुख्यमंत्री की एंट्री होती है, अपने आप को जो है एक वो कहते हैं कि जो है कि मैं जो है गरीब के परिवार से उठा हुआ हूं, लेकिन आप देखिए कि उनकी गाड़ी को, एक डिप्टी सीएम की गाड़ी को पीछे के गेट से जाने से, जिस गेट से जो है मुख्यमंत्री जी जाते हैं उस गेट से गाड़ी जाने में एक गार्ड ने रोक लिया। मुझे बताइए किस तरीके का डिप्टी सीएम को इज्जत देते हैं? और ये पेपरों में छपा, जनता जान रही है कि आपका व्यवहार जो है किस तरीके से था। और उसके बाद केवल आपका झगड़ा जो है केवल जो है सचिन पायलट साहब से था ना, लेकिन आपने जाकर के मुख्यमंत्री की यदि आप परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे और मीडिया का देखेंगे तो उन्होंने इसमें जो है उनकी पूरी जाति के ऊपर जो है आरोप लगा दिया कि मार्शल कौन जो है ऐसा काम करवा रही है। और मैं एक जो है गरीब जाति से आता हूं, मैं कह रहा हूं मुख्यमंत्री किसी जाति विशेष का होता है या जो है पूरे 36 कौमों का होता है? वो तो देखिए, जाति पे तो कल आपके मुख्यमंत्री हैं विप्लव देव, उन्होंने वहाँ त्रिपुरा से भी बयान जारी कर दिया था। देखिए वो कहीं अब ये विचारधाराएं तो दोनों पार्टियों का डीएनए मिक्स हो चुका है इस समय। पंकज जोशी जी, इस बात को आप नकार नहीं सकते। नहीं, मैं देखिए त्रिपुरा का नहीं जानता, लेकिन मैं राजस्थान की जानता हूं कि राजस्थान में दोनों बार सरकार मुख्यमंत्री वसुंधरा जी की बनी, तो आप लगातार देख लीजिए वसुंधरा जी ने कहा मैं 36 कौमों से आती हूँ। लेकिन एक बार भी यदि हमने जातिवाद की बात कभी कही हो तो आप मुझे बताइए कि राजस्थान की संस्कृति में ऐसा हुआ क्या? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं लड़ाई सचिन पायलट और अशोक गहलोत की है, तो उसमें दुख बीजेपी को इतना ज्यादा क्यों हो रहा है? अरे भाई ये बात सचिन पायलट की, और मैं कह रहा हूँ सचिन पायलट और यदि गहलोत साहब की थी तो इसको अंदर निपटा लेना चाहिए था ना इनको। भाई अब जब राजनीतिक समीकरण आप ये कह रहे हैं कि जब उनके जो लोग हैं, मैं कह रहा हूँ कि आप एक चीज मुझे बताइए, दो बड़ी साफ साफ की चीजें हैं। इन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देखिए भारतीय जनता पार्टी से चुनाव के विरुद्ध लड़े सुरेश कांची लड़े किशनगढ़ से,
और जो है हुटला जी लड़े महुआ से। और दोनों जो निर्दलीय विधायक थे, इनको मैं कह रहा हूँ आपको कि सचिन पायलट साहब और अशोक गहलोत साहब, जब राहुल गांधी जी आए थे रामलीला मैदान में, तो इनको दुपट्टा इन्होंने पहनाया था ना, इन्होंने गले लगाया था ना। अब आज आप एक तरफ तो गले लगा लेते हैं, पार्टी में ले लेते हैं, और एक तरफ कहते हैं कि साहब ये इनका साजिश है। अरे भाई, साजिश के लिए हमने भेजा था या आपने बुलाया था इनको? जब आप सरकार बचानी होती है तो आप सब आदमियों को ले जाते हैं। 6 के 6 जो है आपने जो है पिछली बार भी तोड़ लिए। मायावती जी आज भी जारी कर रही है कि मेरी पार्टी का, पूरी पार्टी का विलय कर दिया। मतलब यदि राष्ट्रीय पार्टी का विलय जो है प्रदेश में किया जा रहा है, और उसका जवाब आज तक नहीं है स्पीकर साहब के पास। मध्य प्रदेश में कांग्रेस से जो टूटे, कुछ हो रहा है, पंकज जोशी जी, पंकज जोशी जी, मध्य प्रदेश में जो टूटे कांग्रेस से, वो तो आपके पास मिल गए। नहीं, मध्य प्रदेश में जब मिले, मैं आपको चलो मध्य प्रदेश की बात बता देता हूँ। मध्य प्रदेश में आज जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जो है शपथ ग्रहण समारोह में थे ना। बिल्कुल बिल्कुल पंकज जोशी जी, समय का अभाव है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एएनबी न्यूज से जुड़ने के लिए। कांग्रेस और बीजेपी दोनों में जो घमासान जारी है, लेकिन घमासान अभी एक ही धड़ा लड़ रहा है, सचिन पायलट और अशोक गहलोत का। बीजेपी का दाव अभी चल नहीं पा रहा है, बीजेपी उस दाव के इंतजार में है कि सियासत में क्या दाव चलेगा राजस्थान में। बहरहाल आप देखते रहिए एएनबी न्यूज।